गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का जो हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्लास 10th के ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपना छोटू सा मोटू सा एक मोटिवेशन देखेंगे ताकि इस पूरे वीडियो में हमारे पास एक जोश हो, एक जुनून हो, ताकि हम इस जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको सू सटा के याद कर ले और आपके लिए तो हार्ड भी नहीं लगे ना। इसीलिए इस वीडियो में हम एक मोटिवेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा मोटिवेशन है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुश्किल है। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि हमें हिम्मत करनी है, और जो ख्वाब है ना वो हकीकत में बदलेंगे कब, जब हम कोशिश करेंगे तब। तो इस मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पंजाब जो है वहाँ पर भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है। ऑप्शंस में हमारा दिया गया है कि वनों उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अगर मुख्य कारण देखा जाए तो उसमें है हमारा वनों उन्मूलन। तो इसका आंसर होगा क। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है ना, आप उसको जितना रिवाइज करेंगे, जितना याद कीजिएगा, आपके लिए ही प्रॉफिट होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है पढ़ाई कीजिए। तो हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से हम क्वेश्चन जो है अंडरलाइन करते करते वो उन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे तो हम लोग सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन मतलब आने वाले एग्ज़ाम के लिए होंगे वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो जो सोपानी कृषि है वो बिहार का उत्तरी मैदान जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा ग। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है। तो ऑप्शंस में हमारा क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा अगर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर में, तो उसमें हमें बताया गया था कि कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो राजस्थान में। ये तो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मेढक के प्रजनन में, मेढक के प्रजनन में अगर उसका प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन होता है। मतलब प्रजनन है, जो मेढक प्रजनन करते हैं तो उसके प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन किसको बोला जाता है, तो उसके बारे में बताया है। तो उसके में ऑप्शंस में दिया है बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो जो एड्रीन नामक जो वो रसायन है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो मेढक के प्रजनन होते हैं उसको रोकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो जब हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या होता है, रेगुड़ मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, रेगुड़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर होगा ख। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें।
इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं उसको भी बताना है। तो देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगर इस मिट्टी में देखें तो इस मिट्टी में क्या उत्पादन किया जाता है, तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि जैसी फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। क्या कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, बंगाल, इन सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी। और उत्पादन किसका किया जाता है, तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और इन्हीं सारी फसलों के लिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी का जो है उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है समोच्च कृषि क्या होता है, कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को हम लोग समोच्च कृषि कहते हैं। और इसे मृदा अपरदन, इससे क्या किया जाता है कि मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। कहने का मतलब है जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर पानी जो है बहुत तेजी से नीचे फ्लो करता है, तो इसके लिए उसके बहाव को रोकने के लिए एक सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समोच्च कृषि। ठीक है, और समोच्च कृषि से क्या होता है कि मृदा अपरदन यानी जो मिट्टी होती है उसके कटाव को रोका जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहाड़ी ढलानों में अगर देखा जाए तो समोच्च कृषि का होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि जो है श्रेयकर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टी विकसित कर की जाती है। पवन अपरदन वाले अगर क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर मतलब पट्टिका जैसे कृषि की जाती है, जैसे कि फसल हो गया उसके बीच में घास की पट्टी को हम लोग लगा देते हैं और उसी पे क्या होती है कि बहुत सारे जो फसल होते हैं उसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वहाँ मृदा की क्या विशेषता है। तो देखिए भारत में अगर देखें तो देखिए गंगा नदी जो है यहाँ पर क्या है कि गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का विकास हुआ है। कहाँ कहाँ, तो महानदी, कृष्णा और कावेरी और गोदावरी, इन नदियों में और जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर किस चीज़ का विकास हुआ है, तो वहाँ पर डेल्टा का विकास हुआ है। ठीक है, और इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन देखें तो बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है और इसका रंग देखें तो धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। जब हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा था डिटेल में तब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे उस समय, आप लोग उसको याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब आपके बुक का ही है। देखिए यहाँ क्वेश्चन अगर सेट आंसर बताया गया है तो वो आंसर जो है वो आपके बुक से ही टॉपिक उठाया गया है, अलग नहीं है। तो आप लोग भी अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कि अपने से क्वेश्चन बना सके। अपने से बनाया गया क्वेश्चन वो बहुत दिन तक याद रहता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। दिस इज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है, इसको याद रखेंगे। फसल चक्रण तो बहुत बार पूछ देता है एग्जाम में। देखिए क्या है कि फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए दो धान्य फसलों के बीच में अगर हम एक दलहन की फसल उगाना चाहें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल चक्रण। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि मृदा का जो पोषणीय स्तर है उसको बरकरार रखते हैं, क्योंकि दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है जीवाणु पाए जाते हैं और इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में बहुत ज़्यादा सहायक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर दो धान्य फसल हो रहा है, अगर उसके बीच में हम लोग दलहन फसल, दलहन मतलब दाल वगैरह, दाल के लिए
वो फसल उगा दे तो उसको हम लोग बोलते हैं फसल चक्रण। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का पोषणीय स्तर है वो हमेशा बरकरार रहता है। क्यों? क्योंकि जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी की पोषणीय स्तर को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आएगा होगा, जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है और मृदा अपरदन में इसकी भूमिका क्या होती है। तो देखिए क्या बताया गया कि अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें, इससे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि मृदा जो की उर्वरक शक्ति जो है घटती जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर होती जाती है। और जलाक्रांतता से क्या होती है कि एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जो मृदा अपरदन की में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कहने का मतलब है कि जलाक्रांतता क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई किया जाए, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सिंचाई किया जाए तो उसके कारण जलाक्रांतता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे पंजाब में देखिए, वहाँ पर खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। वहीं हरियाणा में भी देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और इसी के कारण अति सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि भूमि का निम्नीकरण हुआ है। और जलाक्रांतता से क्या होता है कि मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण क्या होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है कि भूमि जो है उनके निम्नीकरण होने लगते हैं। मतलब भूमि में बहुत सारे मतलब भूमि जो है लवण हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। इससे क्या होती है कि जो मृदा होती है उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है और भूमि क्या होती है धीरे धीरे बंजर होती जाती है। बंजर मतलब उसमें कोई फसल हम लोग नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जो कि मृदा अपरदन के लिए मतलब मृदा अपरदन में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देखिए आपको बताया गया है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखना है। तो देखिए छोटा सा एक निबंध हमने लिखा है। देखिए, मृदा पारितंत्र एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरकता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की नियति का भी निर्धारण करती है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है और इसके नष्ट होने के साथ जो है संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि मृदा का अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या होता है, इसको भू बोलेंगे, भू रक्षण कहलाता है। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों से होता है, जैसे कि वायु, जल के तेज बहाव, जलाक्रांतता से अति पशुचारण, खनन और रसायनों के अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रिया द्वारा होता है। वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समोच्च कृषि इत्यादि द्वारा भू रक्षण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। उसके बाद है कि वृक्षारोपण जो है मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे मृदा को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियां से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो इतना छोटू सा हमने एक निबंध लिखा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो है लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। कहने का मतलब है कि भारत में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत पशुधन पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत पशु लोग हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है। कहने का मतलब है कि अगर जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत कम योगदान है इनका, तो क्यों है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कि भारत में अगर देखें तो पशुधन के मामले में विश्व अग्रणी देशों में शामिल किया गया है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है,
और अतः पशुपालन पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और ऐसी भूमि 2-3 वर्षों से अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का मात्र 54% ही जो है भूमि कृषि के लिए उपलब्ध हो पाएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम योगदान देखें तो देखिए क्या क्या है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में नगण्य होने के कारण क्या है पशुधन के मामले में, तो उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता, चारागाह के लिए कमी होना, भूमि का कमी होना, वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीक ज्ञान का अभाव होना, बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव और पूंजी का अभाव। तो देखिए अगर हम लोग कहें कि पशुधन के मामले में भारत के लोग जो है, भारत का अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ा हुआ है, क्यों कम है, तो सबसे पहले कि उतना ज़्यादा पशु का जो नस्ल है जो पाया जाता है वो भारत में नहीं पाया जाता है। वो अलग अलग नस्ल की पाई जाती हैं, लेकिन मतलब जो अच्छी होती हैं वो उस टाइप की नहीं पाई जाती हैं। और फर्स्ट चीज़ होती है कि चारागाह के लिए तो भूमि कम है, बहुत ज़्यादा। और हमारे पास क्या है कि वैज्ञानिक जो समस्याएं हैं और वैज्ञानिक प्रणाली है, तकनीक ज्ञान है, उसमें हम लोग भी बहुत पीछे हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या, आप लोग खुद देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। इसके कारण ये भी एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का जो नगण्य योगदान रहा है। और पूंजी का तो अभाव है ही। चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन तो आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको डाउट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और आज से अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, हर एक वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि काली मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस लिए, मतलब काली मिट्टी का उपयोग हम लोग किस उत्पादन के लिए करते हैं, काली मिट्टी का में किस चीज़ का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद अगर आप जो मतलब इसके बारे में पढ़े हैं तो डिटेल में उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन का तो आंसर आपको देना है वीडियो में, लेकिन काली मिट्टी के बारे में पढ़ना है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ना है, और सारे जो क्वेश्चन है उसको भी रिवाइज कर लेना है एक बार, ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन ऐसे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि काली मिट्टी का जो उपयोग होता है उसमें कौन से उत्पादन किए जाते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में जिसका कमेंट फर्स्ट में रहेगा उसका हम वीडियो में नाम लेंगे। ठीक है, अगली वाली वीडियो में। थैंक यू।